वेलकम टू बालाजी आर्यास। ये आपकी क्लास 6 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोर्स की। अब तक 5 क्लासें हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल हम क्लास 5 में जो बैंक रिकन्सिलिएशन करवाया था उसका एक बार रिवीजन ले लेते हैं। तो इसमें हमने मीनिंग देखा था कि बैंक रिकन्सिलिएशन क्या होता है। या तो आपके पास बैंक में जो है आप पासबुक का बैलेंस होगा आपके पास, या फिर कैश बुक का बैलेंस होगा। इन दोनों को आपको जो है किसी एक को बेस मानकर दूसरे तक जाने के लिए आपको कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। कुछ तो प्लस करना होगा, कुछ माइनस करना होगा, ताकि आप दूसरे बुक की जो बैलेंस है वहाँ तक पहुँच सके। ये दोनों टैली होना चाहिए, ये दोनों इक्वल करना है आपको। तो इसके लिए हम जो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अब इसके बाद हमने देखा था कि अगर बैंक स्टेटमेंट है, पासबुक है, उसमें जो हम जो उसमें जो डिपॉजिट की एंट्री होती है वो क्रेडिट कॉलम में होती है, और जो विड्रॉल आप करते हो उसकी एंट्री जो है डेबिट कॉलम में होती है। और अगर आपका डिपॉजिट ज़्यादा है विड्रॉल से तो बैंक में जो है क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा। अगर आपका विड्रॉल ज़्यादा है डिपॉजिट से तो आपने जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का यूज़ किया है तो आपका डेबिट बैलेंस शो करेगा। जैसे इसमें हमने बताया था कि सैलरी, अगर आपके मैसेज आता है सैलरी का तो सैलरी क्रेडिटेड मैसेज आता है आपके पास कि इतने अमाउंट से आपकी अकाउंट में जो है सैलरी क्रेडिट हुई है। और वहीं अगर कैश बुक में देखें तो इसी का ही उल्टा होता है। डेबिट साइड में जो है हम डिपॉजिट की एंट्री करते हैं, क्रेडिट साइड में विड्रॉल की एंट्री करते हैं। नॉर्मल जो कैश बुक हम बनाते हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। फिर हमने ये सम देखा था कि कैश बुक में अगर 1 लाख है, फिर हम इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, आपने चेक इशू किया, पार्टी ने प्रेजेंट नहीं किया तो ऐड होगा। इंटरेस्ट बैंक ने हमने जो डिपॉजिट किया था, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है तो बैंक ने जो है क्रेडिट किया है तो हम भी इसको जो है कैश बुक में ऐड कर लेंगे। आपने चेक डिपॉजिट किया लेकिन बैंक ने उसका पेमेंट रिलीज नहीं किया, या तो चेक बाउंस हो गया होगा या फिर चेक में कोई गलती होगी जिसकी वजह से आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए तो फिर आप जो है कैश बुक में जो आपने बढ़ा के दिखा दिया था उसको माइनस करो। बैंक ने कोई चार्जेस लगाए हैं तो वही माइनस होंगे, इस हिसाब से आपका ये बैलेंस बनता है। फिर रीज़न ऑफ मिसमैच देखा था कि चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। आपने चेक इशू किया, पार्टी ने प्रेजेंट नहीं किया। आपने चेक पेड इनटू बैंक लिखा हुआ है लेकिन बैंक ने उसका कलेक्शन नहीं दिया अभी तक। आपने बस चेक डाल दिया पर कलेक्शन नहीं हुआ। बैंक ने कोई डेबिट चार्जेस किया वो कस्टमर के बिहाफ से, चेक कलेक्शन चार्जेस हुआ, इंसिडेंटल हुआ। चेक रुकने पर जो बाउंस के चार्जेस होते हैं वो होते हैं। और आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली है तो उस पर इंटरेस्ट लगता है। फिर अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक, आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा आ गया हो, किसी ने डिपॉजिट कर दिया हो, उससे ही आपकी पार्टी ने जो है चेक लगा दिया हो आपके नाम पे, या आपको जो है बैंक ने कोई इंटरेस्ट पेमेंट किया हो, आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हो तो उसका डिविडेंड आया हो। तो ये सब चीज़ें जो है आपके कैश बुक और पासबुक को अफेक्ट करती है। बैलेंस में मिसमैच आता है। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ पे जो है बैंक पेमेंट कर रही है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होता है। जैसे कि लोन की किस्तें हो गई और इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए। आपने चेक डिपॉजिट किया वो डिसऑनर हो गया हो, आपने बिल डिस्काउंट कराया वो डिसऑनर हो गया, उसके चार्जेस तो वो भी आपके अफेक्ट करेगा। आप एरर कमिटेड, आपने जो है अपने ट्रांजेक्शन में ही एरर कर दिया, फर्म की जो है एरर, फर्म ने जो कैश बुक बना रखा है उसमें, या जब बैंक ने जो है डेटा एंट्री में अमाउंटिंग का कोई एरर कर दिया हो, या क्या आपका चेक क्लियर तो हो गया लेकिन वो अमाउंट जो है आपके खाते में चढ़ाया नहीं, वो भी एरर होते हैं, उनको भी उसकी वजह से भी दिक्कत होती है। इनको इस बैंक रिकन्सिलिएशन को बनाना पड़ता है। अब एंट्रीज देख लेते हैं मोस्ट कॉमन क्या होती है। आप या तो कैश बुक या पासबुक के ओपनिंग में आपके पास जो बैलेंस दे रखा है आपके पास जो अवेलेबल है वहाँ से स्टार्ट करोगे। कैश बुक से स्टार्ट करोगे तो पासबुक तक पहुँचोगे, अगर पासबुक से स्टार्ट करोगे तो कैश बुक तक। इसमें आप कुछ एंट्री आपकी वजह से अमाउंट प्लस होगी और कुछ की वजह से माइनस होगी। फिर ये उसके बाद आप स्टार्ट करोगे कौन से ऐड करने हैं। आपने चेक इशू किया, पार्टी ने प्रेजेंट नहीं किया, ऐड कर दो। बैंक ने कोई क्रेडिट दिया हो, इंटरेस्ट डिविडेंड दिया हो तो ऐड कर लो। आपने चेक डिपॉजिट किया लेकिन पेमेंट बैंक ने क्लियर नहीं किया तो लेस कर दो, चार्जेस को लेस कर दो। फिर आपने कोई एरर किया हो तो उसके हिसाब से ऐड लेस करना होगा। कैश में कोई जितना भी डिफरेंस आ रहा हो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मैंने पिछली क्लास में करा रखा है।
नेट बैलेंस जो है आपका शो करेगा। मैंने कैश बुक के हिसाब से बताया है, या तो ये पासबुक का बैलेंस शो करेगा, या फिर आपने अगर पासबुक का बेच लिया है फिर ये कैश बुक का शो करेगा। फिर हमने 2-3 प्रैक्टिकल सवाल देखे थे कि कैश बुक से पासबुक में कैसे आते हैं। तो इसमें दे रखा था कि कैश बुक के हिसाब से 5 लाख का बैलेंस है अपने पास, ऊपर सम दे रखा है, 5 लाख ओपनिंग बैलेंस है अपने पास, अपने कैश बुक में जो बैलेंस फाइनल बैलेंस दिखा रहा है। फिर उसमें चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड, नहीं प्रेजेंट किया है तो पेमेंट है डिडक्ट नहीं हुआ है तो ऐड कर लो, डिविडेंड आया है ऐड कर लो, चार्जेस माइनस हो जाएंगे। आपने चेक डिपॉजिट किया लेकिन बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया, माइनस कर लो। पासबुक में फिर फाइनल बैलेंस ये दिखेगा, इसके हिसाब से आप पासबुक में जो बैलेंस वो दिख रहा है उससे आप रिकंसाइल कर लोगे, मैच कर लोगे। फिर हम पासबुक से कैश बुक में जाएंगे, तो पासबुक में अगर क्रेडिट में दिखा रहा है मतलब पॉजिटिव बैलेंस 5 लाख वो दिख रहा है, फिर आपने चेक इशू किया प्रेजेंट नहीं हुआ तो उसको माइनस कर लो। फिर आपने चेक डिपॉजिट किया उसका पेमेंट रिलीज नहीं हुआ तो उसको ऐड कर लो वापस। फिर चेक डिसऑनर हो गए तो उसके जो चार्जेस बैंक ने चार्ज कर दिए थे उसको वापस अपने अकाउंट में शो करो, ताकि आप जो है कैश बुक के ऊपर आ सको। फिर इसी को रिवर्स में आपका वेरीफाई करने के लिए मैंने कहा क्या था कि बैंक में तो क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव होता है और डेबिट बैलेंस निगेटिव होता है, लेकिन वही जब कैश बुक की बात आती है डेबिट बैलेंस प्लस में होता है और क्रेडिट बैलेंस माइनस में होता है। वही हिसाब से चलो कि कैश बुक में इतना है, चेक डिसऑनर हो गया, चार्जेस लग गए तो माइनस करेंगे अपन, कि हम इसके हिसाब से जा रहे हैं। फिर चेक डिपॉजिट किया और उसका पेमेंट नहीं आया तो माइनस कर दो। आपने चेक इशू किया, पार्टी ने प्रेजेंट ही नहीं किया, अकाउंट से पैसा नहीं कटा तो ऐड कर लो। इसको एंट्री करेंगे तो वापस फिर बैंक पासबुक का जो 5 लाख है वो बैलेंस शो करेगा आपको। फिर हमने ओवरड्राफ्ट देखा था कि निगेटिव बैलेंस है आपके पास कैश बुक में 10,000, फिर आपने चेक डिपॉजिट किया पर उसका पेमेंट नहीं आया तो फिर उसको माइनस कर लो अपने अकाउंट में। आपने कैश बुक में उसकी एंट्री जब दिखा दी थी कि आपने चेक डिपॉजिट कर दी, आपने उसी टाइम दिखा दोगे, 1-2 दिन रुकोगे थोड़ी ना आप, कि बैंक चार्जेस जो है वो माइनस करोगे। फिर आपने चेक इशू किया, पार्टी ने प्रेजेंट ही नहीं करा तो आपने हाथों हाथ तो माइनस कर ही लिया था। अब नहीं हुआ अकाउंट से बैंक से माइनस, अब उसको वापस ऐड कर लो। जब वो पैसे आप निकाल लेगा प्रेजेंट करके कट कर देगा तब उस मंथ में आप जो है फिर से रिकंसाइल कर लेना कि पासबुक के हिसाब से नहीं, जो आपका ओवरड्राफ्ट है वो 7,180 होगा। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में है 2 पार्टी होती है, एक पार्टी जो सामान दूसरी पार्टी को बेच रही है और यहाँ पे सेल हो रहा है, और दूसरा पार्टी उसको पेमेंट करेगी। अगर उसने कैश में पेमेंट कर दिया तो ये पहली कंडीशन में ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जरूरत नहीं है। दूसरे केस में अगर वो बोलता है कि मुझे क्रेडिट में चाहिए, दूसरे केस में वो बोलता है मुझे क्रेडिट में दे दो और 2 महीने में 1 महीने में जब भी जो भी आप लिख के दोगे उसके हिसाब से मैं लिख के दे दूंगा कि इतने टाइम में जो है मैं आपका पेमेंट कर दूंगा। इस केस में जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनेगा। तो इसमें फिर ये होगा आपका, ये क्रेडिटर बन जाएगा और ये डेटर बन जाएगा। ये देने वाला है और ये लेने वाला है क्रेडिटर, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। जब भी आप गुड सोल्ड करोगे, बेचोगे क्रेडिट में, डिफर्ड पेमेंट में फ्यूचर की डेट पर, तो पॉसिबिलिटी ऑफ डिले को रोकने के लिए आप जो है एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हो जिसको पहले के टाइम में हुंडीज कहते थे। ये वर्ड याद रखना कि हुंडीज को ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज को पहले हुंडीज कहा जाता था। तो इसमें जो है बायर जो ये गुड्स परचेस कर रहा है ये एश्योरेंस देता है कि मैं इस डेट को जो है सेलर को पेमेंट करने के लिए बाध्य हूँ, मैं एग्री करता हूँ और ये मैं लिख के देता हूँ मेरी सील टप्पा लगा के। इसमें एक तो एक्ट है अपना इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इसको हिंदी में भारतीय परक्राम्य लिखित अधिनियम 1981 कहते हैं, 1881। इसके तहत जो है हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का काम करते हैं। ये इसके तहत बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंडर आता है। अब जनरली कौन करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज? क्रेडिटर करेगा। क्यों? क्योंकि जिसने सामान भेजा है वो एक बिल बना के देगा कि आपने ये सामान खरीदा है और ये इसका अमाउंट हुआ है, इसका पेमेंट कर दो। वो कहेगा कैश में पेमेंट कराना तो खत्म, और अगर बिल नहीं पेमेंट करता
तो वो नीचे लिख के दे देगा कि इतनी तारीख को मैं इतने पैसे दे दूंगा आपको। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है? हमेशा क्रेडिटर बनाता है, और डेटर को इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। जब तक इसको एक्सेप्ट नहीं करता तब तक ये जो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जो रूल्स है वो उस पर लागू नहीं होंगे। उसे एक्सेप्टेंस करके साइन करवाना पड़ता है हमें। तो इसके फीचर क्या कहते हैं? एक तो रिटर्न में होना चाहिए, और किसी एक पर्टिकुलर पेमेंट के लिए होना चाहिए। कोई एक पर्सन उसको एग्री करेगा, वो भी अनकंडीशनल होगा। जितने अमाउंट लिखे हैं उतना पेमेंट करोगे, कोई कंडीशन नहीं लगाओगे इसका 10% कम दूंगा, ये कम करूँगा, नहीं। जितना पेमेंट लिखा है उतना देना है आपको, और इस डेट पे देना है। तो साइन करना होता है, इस पर साइन होना जरूरी है दोनों पार्टी के। डेट ऑफ पेमेंट होना चाहिए, कब करोगे, स्टैम्प होना चाहिए एज पर लॉ। अब एक बार ये कीवर्ड देख लो, अगर ऑब्जेक्टिव सवाल में आते हैं। ड्रॉवर कौन होता है? जो बिल बनाता है, यानी कि क्रेडिटर, हिंदी में दराज। और ड्रॉवी कौन होता है? जिसके ऊपर बिल बना है, यानी कि डेटर। ड्रॉवी यानी डेटर, जिसके अपॉन होम द बिल इज ड्रॉन, जिस पर बिल तैयार किया गया है। अब पेई कौन होता है? इसके ऊपर सवाल बनता है कि पेई कौन कौन हो सकता है। एक तो जो बिल ड्रॉ कर रहा है क्रेडिटर, उसको पेमेंट चाहिए होगा, तो वो खुद बन सकता है। और सेकंड, क्रेडिटर ऑफ ड्रॉवर, मतलब अगर मैंने सामान बेचा है तो हो सकता है मैंने किसी से सामान भी खरीदा हो, मैं किसी का डेप्टर हो सकता हूँ। तो हो सकता है कि मैं उसको जो है अपना बिल जो है उसको डिस्काउंट करा दूँ कि भाई ये या इसको कहते हैं बिल डिस्काउंटेड, तो बैंक में होगा। इसको कहते हैं इंडोर्समेंट, कि मैंने जो है उसको मैंने मेरे क्रेडिटर को बोल दिया कि मेरे पास 2 लाख का बिल पड़ा हुआ है, इस आदमी से मुझे पेमेंट आने वाला है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं ये बिल तुम्हारे नाम पे करता हूँ, और तुम उस आदमी से डायरेक्ट पेमेंट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के तहत मैंने बनाया है। तो इस केस में क्या, क्रेडिटर ऑफ ड्रॉवर, बिल बनाने वाले का जो भी अगर क्रेडिटर हो तो वो भी कर सकता है। और एक होता है बैंक। अगर ड्रॉवर जिसने बिल बनाया है क्रेडिटर, उसको अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है, तो वो उस बिल को डिस्काउंट रेट पे करा सकता है। जैसे अगर 2 लाख का बिल है तो हो सकता है कि वो 5% या 10%, जो भी जितने भी अमाउंट जो है बैंक चार्जेस करके उसको डिस्काउंट करा के पैसे ले सकता है। जैसे अगर 5% कर दिया, मतलब कि 2 लाख का 5% कितना होता है? 10,000। तो इतना माइनस करके 1,90,000, इतना पैसा बैंक क्रेडिटर को दे देगी, यानी कि ड्रॉवर को दे देगी जिसने बिल ड्रॉ किया था। अब जो है, अब बैंक इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज की मालिक हो जाएगी। अब बैंक उस डेटर के पास जाएगी और उसके अकाउंट से उसके अकाउंट से पैसा डेबिट करवाएगी कि आज जिस डेट पे उसने एग्री करा उस डेट पे। तो स्टोरी क्या है, एक बार ये स्टोरी भी देख लो कि एक क्रेडिटर है, ड्रॉवर है, जिसने बिल ड्रॉ किया बी के नाम पे, डेटर और ड्रॉवी के नाम पे 3 महीने का। अब एक केस क्या होता है, ए जो है पेई बन गया, उसने जो है इस 3 महीने पूरे होते ही खुद ने ही पेमेंट रिसीव कर लिया बी से ड्यू डेट पे। और दूसरा केस क्या आता है कि ए का एक क्रेडिटर है सी, उसने वो बिल जो है सी को ट्रांसफर कर दिया, इंडोर्स कर दिया कि मैं तुम्हें मेरा बिल जो है इसका जो पेमेंट आने वाला है ये तुम ले लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और फिर ये सी इस समय पे ही बन जाएगा, और सी जाके बी से पेमेंट लेगा। और एक केस क्या होगा कि ए को अर्जेंट पेमेंट जरूरत थी तो वो बैंक के पास चला गया, उसने डिस्काउंट करा लिया। अब इस केस में बैंक पे ही बन जाएगा, और बैंक जो है बी के पास जाएगा, बोला लाओ पैसा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने साइन किया है, आज की डेट है, और 3 दिन का आपका ग्रेस पीरियड भी हो गया है। ये याद रखना कि जितने भी आप मंथ का ये बिल बनाओगे उसमें प्लस 3 दिन आपको ग्रेस पीरियड देना पड़ता है, एक्स्ट्रा पीरियड देना पड़ता है रूल्स के हिसाब से, कि आप उसी दिन पे नहीं, उसके बाद 3 दिन तक आपको और टाइम देना होगा कि आप जो अगर पेमेंट का इंतजाम नहीं हो रहा तो आप 3 दिन भले ही और ले लो, और आपके बाद फिर उसके बाद चार्जेस एक्स्ट्रा लगेंगे, ब्याज लगेगा, और वो अलग प्रक्रिया उसके बाद स्टार्ट होगी। अब हम इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं। जनरल एंट्री में 3 कंडीशन होते हैं कि एक तो अगर ड्रॉवर का बुक में क्या होगा, एक क्रेडिटर के बुक में क्या होगा, अगर बैंक ने कुछ कर लिया तो बैंक के हिसाब से उसका डिस्काउंटेड बिल का क्या हिसाब होगा। तो अब हम जो है ड्रॉवर के बुक में देख रहे हैं, यानी कि क्रेडिटर के बुक में देख रहे हैं।
आपने आपको क्रेडिटर मानो, आपने सामान बेचा है, आपने बिल बनाया है, अब आप जो है सामने वाले से पैसा लेने के लिए हो, तो आप बिल्स रिसीवेबल बनाओगे। आपने बिल्स जो है अभी इशू करा, तो आप जो है एक बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रिएट करोगे। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, क्योंकि आपने आपका जो डेटर है वो एग्री कर गया कि मैं बिल्स के हिसाब से पेमेंट करूंगा, और यहीं अगर उसने कैश में पेमेंट किया होता तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर होता आपके पास। तो आपने जो है यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट आपने जो है बना दिया। असेट साइड में इसकी एंट्री होती है, आपको पता ही है। फिर इसको अगर नॉर्मल कंडीशन में आपने क्या किया कि ड्यू डेट पे आप चले गए पेमेंट के लिए, अब आपको पेमेंट मिल गया, कैश अकाउंट डेबिट हो गया, आपके पास कैश मिल गया, या बैंक में से ट्रांसफर कर दिया, डेबिट हो गया। अब आपने जो है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट की आपकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको रिवर्स एंट्री कर लो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएगा, ये अकाउंट यहीं क्लोज हो जाएगा। अगर मान लो मैच्योरिटी पे आपको पेमेंट नहीं आता, तो एक तो आप ये काम भी करते हो कि बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन फॉर फ्यू डेज बिफोर मैच्योरिटी। आप अपने बैंक को ही दे दोगे बिल कि इस आदमी के अकाउंट से आपको इस पर्टिकुलर डेट पे जब ये मैच्योरिटी होती है, इस डेट पे आप जो है इसने साइन करके दिया है चेक और ये बिल है, आप ही इसको जो है कलेक्ट कर लो, तो वो कलेक्शन कर लेगा। पहले तो क्या करोगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक, बैंक को आप जो है कलेक्शन के लिए भेज रहे हो, डेबिट कर रहे हो। फिर आपने कलेक्शन के लिए भेज दिया, तो फिर आपको बिल्स रिसीवेबल की जरूरत नहीं है, तो यहाँ बिल्स रिसीवेबल को आप क्रेडिट कर दोगे, तो बिल्स रिसीवेबल कर दोगे। अब आपने जो ये एक्स्ट्रा बना रखा है बिल सेंड टू कलेक्शन, अब इसको निगेट करने के लिए एक एंट्री और मारोगे कि बैंक में पैसा जैसे ही आपके आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह से आपकी जो है एक एंट्री एक्स्ट्रा बनेगी। नॉर्मली यहाँ पे आपको पैसे आ जाता था, तो आप जो है बिल्स रिसीवेबल को क्रॉस कर रहे थे, ख़त्म कर रहे थे, पर आपने क्या बैंक को भेज दिया, तो वो एंट्री आपको दिखाना है कि बैंक को भेजा है आपने। बैंक इसके जो चार्जेस लेगी उसको भी फिर आप बाद में डेबिट करोगे। और एक है बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, आपने बिल जो है डिस्काउंट के लिए बैंक में जाके जो है उसको डिस्काउंट करा लिया, या आपको अर्जेंट पैसा चाहिए था तो आपने कम, बैंक ने थोड़ा बहुत चार्जेस लेके आपको पेमेंट कर दिया, तो वही वापस एक एंट्री बनेगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। आपने बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बना लिया, फिर आपने उसको डिस्काउंट किया, तो बैंक में आपके अकाउंट में पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटेड के आपको चार्जेस लगे, ये भी डेबिट होगा, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट होगा कि आपके बिल्स रिसीवेबल अब क्लियर हो गया। अब मैच्योरिटी में आपको पैसे नहीं आएंगे क्योंकि आपने बैंक में आपको पेमेंट कर दिया है। अब जो करेगा बैंक, उस आपके डेटर के साथ जो उनका जो भी होगा वो बैंक की बुक में और डेटर की बुक में रहेगा। आपकी बुक अब यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे क्लोज होती है, मैच्योरिटी में नो एंट्री, क्योंकि अब वो प्रॉपर्टी बैंक की है। अब एक और केस हमने बोला था कि आपका भी क्रेडिटर का भी एक क्रेडिटर होता है, उसने भी किसी न किसी से सामान खरीदा होगा, तो वो सेम बिल जो है वो अपने क्रेडिटर को आगे ट्रांसफर कर देगा। तो पहली एंट्री क्या करोगे, बिल्स रिसीवेबल बनाओगे, बिल्स रिसीवेबल टू डेटर अकाउंट, फिर आपने इंडोर्स कर दिया, तो क्रेडिटर अब जो पेमेंट की जगह पे जो है आपका जो क्रेडिटर है, राम श्याम जो भी है आपके क्रेडिटर, उनका नाम आ जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल आपका खत्म हो गया, आपने क्रेडिटर का अमाउंट सेटल कर दिया यहाँ पे। जैसे भी आपको पता है कि परचेस अकाउंट, आप कुछ परचेस करते हो, परचेस अकाउंट डेबिट, तो अगर क्रेडिट में करवाते तो क्रेडिटर अकाउंट होता है। तो इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए आपने यहाँ पे अपना बिल सेटल कर लिया आपने, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे आपने जो बिल्स रिसीवेबल बनाया था इसकी सेकंड एंट्री करके आपने बिल्स रिसीवेबल को क्लोज कर दिया। आपका क्रेडिटर क्लोज हो गया, बिल्स रिसीवेबल क्लोज हो गया। मैच्योरिटी में आपको पैसा कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि आपने जो है अपना बिल जो है आगे दूसरी पार्टी के नाम ट्रांसफ़र कर दिया है। अब अपन एंट्री देखेंगे डेटर के अकाउंट में। डेटर के अकाउंट सिंपल है, उसको तो उसने पेमेंट करना है, ड्यू डेट पे आके वो पेमेंट कर देगा, नहीं तो चार्जेस भरेगा। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, उसने परचेज कर लिया, क्रेडिटर बना दिया। अब क्रेडिटर के नाम पे इस क्रेडिटर को खत्म करने के लिए उसने बिल्स पेबल अकाउंट बना लिया कि क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, क्योंकि अब वो जो है बिल का पेमेंट करना चाहता है, तो वो क्रेडिटर नहीं रहेगा, वो बिल पेमेंट करेगा। कोई वो रिवर्स करके क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, आपने एक नया लाइबिलिटी क्रिएट कर लिया, पुरानी लाइबिलिटी को सेटल करके बिल्स पेबल में। फिर मैच्योरिटी में क्या करोगे, इसी बिल्स पेबल को आप पेमेंट करोगे, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश आपका कम हो गया, बिल्स पेबल आपका सेटल हो गया।
अब अगर आपने डिसऑनर कर दिया चेक, या तो आपने, आपकी जो क्रेडिटर है आपसे पैसा मांगने आया, आपने बिल डिसऑनर कर दिया, उस टाइम में पेमेंट नहीं हुआ, या उसने कहीं बिल डिस्काउंट कराया था, बैंक आपसे पेमेंट लाने आई, बैंक में भी आपके खाता में पैसा नहीं था, तो बैंक से भी डिसऑनर हो गया आपका। किसी भी केस में डिसऑनर होता है तो आपकी जो पहले तो लाइबिलिटी जो है रिस्टोर होगी कि आपने जो है कोई पेमेंट तो किया नहीं, नहीं किया तो आपकी लाइबिलिटी अब बढ़ेगी, और जो लाइबिलिटी है वो तो रहेगी, उसको एज इट इज़ बना के रखेंगे, और उस पर कोई चार्जेस लग रहा तो उसको भी ऐड करेंगे। अब इसमें मैंने एग्जांपल लिया है कि राम क्रेडिटर है, उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन करके जो है एक्सेप्टेंस के लिए श्याम को भेजा, श्याम डेटर है, श्याम उसको एक्सेप्ट करेगा और उस बिल को फिर राम को वापस दे देगा कि मैं इसको पेमेंट कर दूंगा। फिर इसका जो है बिल डिसऑनर हो गया। इसकी एंट्री क्या होगी? नॉर्मली क्या है, श्याम अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, हमने वो डेटर अकाउंट बनाया था, ये डेटर ही अपना डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये बन गया एक एंट्री, श्याम अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। फिर अगला क्या है, बिल्स इंडोर्स ने राम ने कृष्णा को कर दिया, तो जो श्याम अकाउंट था वो डेबिट था ही, बिल्स रिसीवेबल को ख़त्म करने के लिए हमने कृष्णा अकाउंट में उसी बिल्स रिसीवेबल को ट्रांसफ़र कर दिया हमने। दो तीन टाइप की एंट्री होती है, एक तो ये एंट्री हो गई, एक ये एंट्री हो गई। आपका डेटर तो रहेगा, ये डेटर जो है अब कृष्णा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम। अगला है बैंक में एंट्री क्या होगी, अगर बैंक में, बैंक से रिलेटेड क्या डेटर का क्या एंट्री होगा, श्याम अकाउंट डेबिट टू बैंक, अब वो बैंक को पेमेंट करने के लिए दिखेगा। अगला है आपने डिसऑनर तो कर दिया, अब उसके ऊपर एक नोटिंग चार्जेस और लगती है। एक नोटरी पब्लिक होता है, एक पर्सन जो एग्री कर, वो चेक करता है पहले तो कि जो डिसऑनर हुआ है वो एज पर जो बताया जा रहा है कि फैक्ट क्या, कि सच में उसने पेमेंट नहीं किया, किस कारण पेमेंट नहीं किया, वो सारा चीज़ देके उसको ऑथेंटिकेट करता है, उसको अप्रूव करता है, और जैसे अप्रूव करता है तो फिर एक वो नोटिंग चार्जेस और लगाता है ये सब काम करने के लिए। वो साइन करके दे देता है कि ये बिल डिसऑनर है, इसकी लाइबिलिटी रिस्टोर कर दी जाए डेटर की, और इसके ऊपर ये फ्यूचर के चार्जेस लगा के या तो उस चार्जेस को इमीडिएट पेमेंट करवाने के लिए बोलेगा, या फिर वो क्रेडिटर एग्री होता है तो क्रेडिटर फिर उसको जो है 2-3 महीने का नया बिल बना के दे देगा। पुराना बिल बोलेगा कि ठीक है वो पुराना कैंसिल करो, ये नया बिल मैं देता हूँ, देखो 2-3 महीने का वो टाइम देता हूँ, तो पेमेंट कर दे इस हिसाब से। अब नोटिंग चार्जेस का क्या हिसाब होता है कि अगर जो ड्रॉवर है यानी जो क्रेडिटर है खुद पेमेंट करे तो उसके अकाउंट से तो पैसा कट हो रहा है, तो पेमेंट कट हुआ तो डेबिट में क्या करेगा, वो डेबिट में जो उसका डेटर है उसके अकाउंट को डेबिट और करेगा, तो यहाँ पे डेबिट और प्लस हो जाएगी, तब उसका जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट तो था ही, प्लस जो ये नोटिंग चार्जेस था जो क्रेडिटर ने पेमेंट किया वो श्याम अकाउंट में बढ़ जाएगा। और इंडोर्सी अगर पेमेंट कर ले, आपने अगर मान लो अगले क्रेडिटर को ट्रांसफर कर दिया है, इंडोर्सी मतलब जो क्रेडिटर का क्रेडिटर, जो उसने उसका भी कोई क्रेडिटर होगा ना, जैसे अगर मैंने बिल बनाया है तो मेरा क्रेडिटर को मैंने ट्रांसफर कर दिया, मैंने बताया इंडोर्सी का मतलब, तो उस केस में क्या होता है, इंडोर्सी पेमेंट कर रहा है तो वो श्याम अकाउंट के अकाउंट में डेबिट और करेगा, उसके में प्लस करेगा कि अब मेरे को तो ये भी देगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट भी देगा और नोटिंग चार्जेस भी देगा। बैंक भी फिर वही करेगा, श्याम अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब बिल्स रिन्यू करना है हमको, बिल्स रिन्यूअल की एंट्री देख लेते हैं, ड्रॉवर के अकाउंट में और ड्रॉवी के अकाउंट में। पहले तो कैंसिल करोगे पुराना बिल, फिर उसके ऊपर आप नया चार्जेस जो आपका लगा है वो करोगे, और फिर नया बिल इश्यू करोगे। ड्रॉवी क्या करेगा, ड्रॉवर यानी कि आपका जो ये क्रेडिटर है, ये डेटर है, ये ध्यान रखना है आपको कौन क्या है। क्रेडिटर के अकाउंट में क्या होगा कि जो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट है वो फिर से बनेगा ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने जो पुराना बनाया था वो रिस्टोर हो गया। फिर वापस जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट को आपने ड्रॉवी के अकाउंट में ऐड कर दिया। फिर वो जब न्यू बिल जनरेट होगा तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ये पुराना कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे खत्म करके ड्रॉवी के अकाउंट से हटा रहे हैं हम। अब जो है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी ये न्यू बन जाएगा, ये न्यू बन गया आपका। अगला यहाँ पे अगर ड्रॉवी के अकाउंट में देखें तो पहले कैंसिल करोगे तो बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट होता है हमेशा, पेज साइड में आता है, तो इसको रिवर्स करोगे तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, ये बिल्स खत्म हो गया। अभी यहाँ पे इंटरेस्ट चार्जेस लग रहे हैं, इंटरेस्ट टू ड्रॉवर अकाउंट, इंटरेस्ट अब ड्रॉवर को पे करना है, ये प्लस हो रहा है, और फिर ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट,
ये आपने नया लाइबिलिटी क्रिएट कर लिया। सेम अमाउंट को आप जो है आप ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो इस तरह से अपनी ये क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपने बेसिक्स नहीं पढ़ा हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, या रेक्टिफिकेशन वाली क्लास अटेंड नहीं करी हो डिप्रिसिएशन की या बैंक रिकन्सिलिएशन की, तो इनके लेक्चर जो है प्लेलिस्ट में हमने अपडेट कर दिया है, आप उसको वहाँ पे चेक कर सकते हो। अब तक 5 क्लासें अपलोड हो गई है, और फ्यूचर की क्लास की को देखने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबा के उसके पास में एक आइकन आ रहा होगा, उसमें ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लेना, जिससे आगे आने वाली सारी क्लासेस आपको मिल सके। जल्दी हम पेपर 3 भी स्टार्ट करेंगे, जिससे आपका सिलेबस और तेज़ी से कंप्लीट हो सके। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।